नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 विषय संस्कृत। बच्चों, आज हम संस्कृत में अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश का अर्थ क्या होता है? अपठित का अर्थ होता है जो पढ़ा हुआ ना हो। आपके पास कोई भी ऐसा पैराग्राफ आ जाए जो आपने पढ़ा ना हो और उस पैराग्राफ को पढ़कर आप उसका उत्तर दें, तो अपठित उसी को कहा जाता है। अपठित गद्यांश के बारे में बच्चों कुछ बातें हैं जो ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए देखें। अपठित गद्यांश का उत्तर देने से पहले निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे पहला वाक्य है, अपठित गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ें। अपठित गद्यांश कोई भी पैराग्राफ आए, चाहे हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, उस पैराग्राफ को आपको 2 से 3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी चाहिए? उपपद तथा कारक विभक्तियों का ध्यान रखें। जो उपपद हैं उनके और जो कारक विभक्तियां आती हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक पद के परिचय को समझकर ही प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहिए। कह रहे प्रत्येक पद यानी प्रत्येक शब्द को परिचय मतलब जानकर अच्छे से, प्रत्येक पद के परिचय को समझकर उसका जो शब्द है उसको अच्छे से समझकर ही प्रश्नों के उत्तर लिखना शुरू करें। ये नहीं कि बस प्रश्न देखा और फटाफट उत्तर लिखना शुरू कर दिया। अच्छे से प्रश्न को समझ लें, उसके एक एक शब्द को समझ लें, फिर उस प्रश्नों के उत्तर लिखें। गद्यांश या पद्यांश के भावों और शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयत्न करें। कह रहे हैं कि गद्यांश हो या पद्यांश हो, उनके भाव और जो उन शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ को समझने की आप कोशिश करें कि यह क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। क्रियापदों के लकार पुरुष व वचन को ध्यान पूर्वक समझें तथा अव्यय शब्दों का ध्यान रखें। जो पद हैं जो हमारे धातु रूप होते हैं उनके वो किस लकार में है, किस पुरुष और किस वचन में है, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और अव्यय शब्दों का भी ध्यान रखें, क्योंकि अव्यय शब्द जो होते हैं वो वाक्यों को आपस में जोड़ने में सहायक होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है। और अव्यय शब्द हमेशा एक समान होते हैं, वह किसी विभक्ति लिंग या वचन के नहीं होते हैं बच्चों, और ना ही उनका कोई रूप चलता है। वो जैसे होते हैं उसी रूप में वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। इन बातों का बच्चों आप ध्यान रखें। आइए अब गद्यांश देखें क्या है। गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरम यच्छत। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पैराग्राफ आइए देखें, इसका अर्थ साथ साथ बताऊंगी मैं, आप ध्यान से सुने। अस्माकं वर्तते विशालः आकाशः। कह रहे हैं कि अस्माकं हमारा, वर्तते का अर्थ है, विशाल का अर्थ है बड़ा, आकाशः आकाश, हमारा आकाश विशाल बड़ा, वर्तते का अर्थ है हमारा आकाश बड़ा है। आकाशस्य अंतः न अस्ति। आकाशस्य आकाश का, अंतः अंत, न अस्ति नहीं है। अतः आकाशः अनन्तः अस्ति। इसलिए, अतः का अर्थ है इसलिए, आकाश अनंत है। आकाश बच्चों बहुत विशाल है, इसका कहीं कोई अंत नहीं है। आप कहीं भी चले जाएं आपको हर जगह आसमान दिखाई देगा, इसलिए इसका कोई भी अंत नहीं है, यह अनंत है। तत्र असंख्यानि नक्षत्राणि सन्ति। तत्र का अर्थ है वहाँ, असंख्यानि, असंख्य मतलब जो गिने नहीं जा सकते, नक्षत्राणि नक्षत्र, सन्ति का अर्थ है वहाँ असंख्य नक्षत्र हैं। आकाशे सूर्यः चन्द्रः भौमः बुधः गुरुः शुक्रः शनिः च 7 ग्रहाः सन्ति। आकाशे आकाश में, सूर्य, चंद्रमा, भौमा भूमि धरती, बुध गुरु, शुक्र चा का अर्थ और शनि, 7 ग्रह सन्ति का अर्थ हैं। आकाश में सूर्य चंद्र पृथ्वी बुध गुरु शुक्र और शनि 7 ग्रह हैं। निशायाम चंद्रस्य उदयः भवति। निशायाम रात में, चंद्रस्य चंद्रमा का, उदय भवति उदय होता है। रात में चंद्रमा
उदित होता है, निकलता है। उदय का अर्थ निकलना होता है ना, तो रात में चंद्रमा उदित होता है। तस्य प्रकाशः शीतलः अस्ति। तस्य उसका प्रकाश शीतल ठंडा है, उसका प्रकाश शीतल है। सः सूर्यात् प्रकाशम विन्दति। सह वह सूर्यात् सूर्य से प्रकाशम प्रकाश को विन्दति का अर्थ होता है बच्चों प्राप्त करना, प्राप्त करता है। वह सूर्य से प्रकाश को प्राप्त करता है। कौन? चंद्रमा। पूर्णिमायां तिथौ चंद्रस्य बिंबम वर्तुलम भवति। पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा की तिथि को चंद्र से चंद्रमा का बिंब आकार वर्तुलम भवति गोल होता है। पूर्णिमा की तिथि को चंद्र से चंद्रमा का जो बिंब है, रूप है, वह कैसा हो जाता है? वर्तुलम गोल। भवति का अर्थ होता है, गोल होता है। क्रमेण तत् क्षयं गच्छति क्रमेण तत् क्षयं गच्छति। क्रमेण यानी धीरे धीरे, तत् वह, क्षयं नष्ट, गच्छति हो जाता है। क्रमेण धीरे धीरे, तत् का अर्थ है वह नष्ट हो जाता है। अमावस्याम आकाशे तस्य अंशः अपि न भवति। अमावस्या में अमावस्या को आकाश में उसका अंश अपि का अर्थ भी नहीं होता है। किसका? चंद्रमा का। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। आप लोग देखते हैं रात काली हो जाती है बिल्कुल। चंद्रमा का अंश बिल्कुल भी, चंद्रमा जरा सा भी दिखाई नहीं देता है। शुक्ल पक्षे चंद्रः क्रमेण वृद्धिं गच्छति। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्रमेण धीरे धीरे वृद्धिं बढ़ता, गच्छति जाता है, बढ़ जाता है। चंद्रस्य विधुः सुधाकरः ओषधीशः निशापतिः इंदुः च इति अनेकानि नामानि सन्ति। चंद्रमा के विधु सुधाकर औषधीश निशापति इंदु चा का अर्थ है और, इति ऐसे अनेकानि नामानि अनेक नाम हैं। कह रहे चंद्रमा के विधु सुधाकर औषधीश निशापति इंदु और इंदु ऐसे अनेक नाम हैं। रात्रो आकाशे तारा अपि दिव्यन्ति। रात को आकाश में तारे अपि का अर्थ भी दिव्यन्ति चमकते हैं। रात को आकाश में तारे भी चमकते हैं। तो बच्चों, आपको मैंने गद्यांश का पैराग्राफ पूरा समझाया, अर्थ बताया। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए अब इस पैराग्राफ से नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर देखें। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर लिखना है बच्चों इन प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कस्य अंतः न अस्ति। किसका अंत नहीं है? उत्तर है आकाशस्य, आकाश का अंत नहीं है। दूसरा प्रश्न है कस्याम तिथौ चंद्रस्य बिंबम वर्तुलम भवति। कस्याम किस तिथि को चंद्रमा का आकार, बिंबम आकार, वर्तुलम गोल होता है? उत्तर है पूर्णिमायाम तिथौ। पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा का आकार गोल होता है। तीसरा प्रश्न है चंद्रस्य प्रकाशः कीदृशः अस्ति। चंद्रमा का प्रकाश कैसा है? उत्तर है शीतलः। चौथा प्रश्न है रात्रौ आकाशे काः दिव्यन्ति। उत्तर है ताराः। रात को आकाश में कौन चमकता है? दिव्यन्ति का अर्थ चमकना। कौन चमकता है? उत्तर है ताराः। रात्रौ आकाशे ताराः दिव्यन्ति। रात को आकाश में तारे चमकते हैं। आइए बच्चों, आप पूर्ण वाक्य में उत्तर देखें। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देखें। इस तरह से बच्चों आपका गद्यांश में एक पद में
एक पद में जो आएगा उत्तर देने के लिए, और पूर्ण वाक्य में आएगा, और कुछ जो है आपके व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी आएंगे, जो सब आपका पैराग्राफ के अंदर ही है, बाहर से कुछ नहीं है इसमें। आइए पूर्ण वाक्य में उत्तर देखें। पहला प्रश्न, आकाशे के ग्रहाः सन्ति। आकाश में कौन कौन से ग्रह हैं? उत्तर है आकाशे सूर्य चंद्र भौमः बुधः गुरु शुक्रः शनि च सप्त ग्रहाः सन्ति। आकाश में सूर्य चंद्रमा पृथ्वी बुध गुरु शुक्र और शनि 7 ग्रह हैं। दूसरा प्रश्न है, चंद्रस्य कानि नामानि सन्ति। चंद्रमा के कौन से नाम हैं? उत्तर है चंद्रस्य विधु सुधाकरः ओषधीशः निशापति इंदु च अनेकानि नामानि सन्ति। चंद्रमा के विधु सुधाकर औषधीश निशापति इंदु और इंदु अनेक नाम हैं। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, यथा निर्देशम उत्तरत। यथा निर्देश उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, गद्यांशे शीतलः इति कस्य पदस्य विशेषण पदम अस्ति। गद्यांश में शीतल किस पद का विशेषण पद है? ऑप्शन है, पहला है चंद्रस्य, दूसरा है प्रकाशस्य और तीसरा है आकाशस्य। तो शीतला का शीतला जो है वह किसका विशेषण है? इन तीनों में से प्रकाशस्य। प्रकाश पे हमने सही का निशान लगाया। प्रकाशस्य विशेषण पदम अस्ति। दूसरा प्रश्न है, अत्र वृद्धिम इति पदस्य किम विपरीतार्थकम पदम प्रयुक्तम। कह रहे हैं कि यहाँ वृद्धिम पद का कौन विपरीतार्थक पद प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है, पहला वर्तुलम, दूसरा प्रकाशम, तीसरा है क्षयम। तो वृद्धिम विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं बच्चों? विलोम शब्द को ही विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है, यानी उल्टा। वृद्धि का उल्टा क्या होगा? नष्ट होना। तो क्या आएगा? वृद्धि का विपरीतार्थक शब्द क्या है? क्षयम। तीसरा प्रश्न, निशापति विधु इत्यादयः कस्य पदस्य पर्याय शब्दाः। निशापति विधु इत्यादि किसके पर्याय किस पद के पर्यायवाची शब्द हैं? ऑप्शन में पहला गृहस्य, दूसरा है चंद्रस्य और तीसरा है प्रकाशस्य। तो किसका पर्यायवाची शब्द है निशापति और विधु? चंद्रस्य। चौथा प्रश्न है, अनुच्छेदे तत्र पदम कस्मै प्रयुक्तम। कह रहे हैं अनुच्छेद में तत्र पद किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है नक्षत्राणि पहला है, दूसरा चंद्राय और तीसरा है आकाशाय। किसके लिए तत्र शब्द का प्रयोग हुआ है? उत्तर है बच्चों आकाशाय। आकाश में ही तो नक्षत्र हैं बहुत सारे। तो बच्चों आपको मैंने अपठित गद्यांश पढ़ाया और उनके प्रश्न के उत्तर भी आपको बताए और समझाए। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अपठित गद्यांश में मैंने जो नियम बताए हैं कि आपको बार बार पैराग्राफ पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, कारक विभक्तियों को, अव्यय शब्दों को ध्यान रखना चाहिए कि किस कारक और किस विभक्ति किस वचन में है। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको प्रश्न का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जितने भी प्रश्न आते हैं वो सब पैराग्राफ के अंदर ही उन प्रश्नों के उत्तर होते हैं। तो आप अच्छे से इसको अपनी कॉपी में करेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको मैंने जितना पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह से आप और अन्य दूसरा पैराग्राफ लेकर आपकी किताब में पीछे दिए हुए हैं, उसको समझकर अच्छे से फिर उसमें स्वयं उत्तर उस पैराग्राफ से निकालने की कोशिश करें। बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपको गद्यांश के पैराग्राफ में से प्रश्न के उत्तर लिखना, समझना या निकालना अच्छे से आ जाएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी कही गई बात समझ में आई होगी। इसी के साथ धन्यवाद।